जब कोई सिख अपने हक की बात उठाता है तो उसको कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी है। कोई आदमी बात उठाता है तो सबसे आसान शब्द है मुसलमान के लिए ये टेररिस्ट है। जो भी आदमी और आदमी को बांटने की बात करता है वो धार्मिक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और किसी भी धार्मिक किताब का अगर उसको हम धार्मिक किताब का दर्जा देते हैं, उसकी हर चीज़ का मतलब अगर हम ये निकालें कि पूरी मानव जाति को जोड़ने के लिए, तो मतलब ठीक है। अगर उसका मतलब हम बांट के निकालना चाहते हैं तो हम मतलब निकालने वाला भी बेवकूफ़ है, नासमझ है, अज्ञानी है। बहुत सारे जजों को भी ज्ञान नहीं है संविधान का। अगर जजों को संविधान का ज्ञान हो तो आज 75-80 साल के बाद देश में असमानता नहीं होती। देश का संविधान किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए या किसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कतई नहीं है, ना इसका कोई मकसद है ऐसा। साथियों, ये जो रिजर्वेशन करके लोगों को हीन भावना में डालने वाला शब्द है, ये शब्द अपने आप में बेईमान शब्द है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है, उसका ये मकसद है। प्रियम्बल देश कैसे चलेगा, देश को कहाँ पहुँचाना है, ये प्रियम्बल में लिखा है। उसका एम और ऑब्जेक्ट क्या है? उसका एम और ऑब्जेक्ट क्या है? सबको न्याय और सबकी भागीदारी। भागीदारी का क्या मतलब? ये जरूर है, चलो एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक हल्के में एक एमएलए होगा, एक बड़े एरिया में एक एमपी होगा। वो भागीदारी का बहुत छोटा नमूना है ये लोग। असली भागीदारी ये है, वो एमएलए, वो एमपी, वो सीएम, वो पीएम, उसका काम करने का तरीका, उस कैबिनेट का तरीका, क्या उसमें जनसाधारण की भागीदारी है या नहीं। इस देश की राजनीति में भी भागीदारी नहीं है। अभी तक तो हम खाली नौकरियों में भागीदारी चाहते हैं, रिसोर्सेज में भागीदारी चाहते हैं। जब तक ये जो व्यवस्था है, देश का संविधान किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए या किसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कतई नहीं है, ना इसका कोई मकसद है ऐसा। इसका सिर्फ मकसद है देश में मानवीय व्यवस्था की स्थापना और मानवीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता के अपने प्रतिनिधि, जनता के अपने मुखौटे, ताकि वो बैठ के उस काम को कर सके। घर का कोई आदमी या घर के सारे लोग किसी बारात में जा रहे हैं, घर में शादी है, तो पीछे से पशुओं को या घर को संभालने के लिए एक जिम्मेदार होता है कि नहीं होता? ये प्राइम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर, ये सारे एमएलए और एमपी वही हैं कि पूरा देश के लोग जब आराम से बारात में या किसी काम में व्यस्त हैं तो घर की चौकीदारी करें। इससे ज़्यादा इनका कोई महत्व और कोई ज़रूरत नहीं है भारतीय संविधान के तहत। ये हकीकत है। मैं संविधान की मूल भावना को आपको बताना चाहता हूँ ताकि इस देश का आम आदमी, आम बच्चा समझ सके। संविधान करके ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी भारी कोई ऐसी चीज़ है। इस देश के हर बच्चे को, 10वीं क्लास तक के हर बच्चों को संविधान पूरा टिप्स पे होना चाहिए। जिन बच्चों को हम संविधान नहीं पढ़ाते, हम माँ बाप होने की भी ड्यूटी पूरी नहीं करते। हम गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब दूसरी बातों में लगे रहते हैं। जो इस देश का भविष्य, पूरे देश का इकट्ठा, पूरे परिवार का 145 करोड़ परिवार की व्यवस्था का जो इंतजाम है, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान है तो सिर्फ इसीलिए बच्चे पढ़ लेते हैं। बहुत सारे जजों को भी ज्ञान नहीं है संविधान का। अगर जजों को संविधान का ज्ञान हो तो आज 75-80 साल के बाद देश में असमानता नहीं होती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे आते जिससे इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस पूरे देश के अंदर होता। अभी लोगों को इस तरह का प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया हर चीज़ का। क्यों किया? इसके पीछे शरारत है। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि रिजर्वेशन, मैं कहता हूँ उसको भागीदारी, और भागीदारी से समाज का वो हिस्सा पहुँचने लगा था जिसको देख के कुछ लोग खुश नहीं। संविधान के अंदर जो ये शब्द रिजर्वेशन का है, असल में इस शब्द को लिखना चाहिए था, अमेंडमेंट करके अभी भी लिख सकते हैं, पार्टिसिपेशन। ये लोगों को ऐसे लगता है जैसे दूसरों का कोई हक छीन रहे हैं, जिनमें योग्यता नहीं उनको भर्ती करने की बात है। और एक इस तरह का बेहुदा नैरेटिव चलाया जाता है। पूरे देश के लोग
इस देश के डेवलपमेंट में सब भागीदारी करना चाहते हैं, सब भागीदारी करने में सक्षम हैं। देश के सभी लोग एक से बढ़कर एक देशभक्त है। अंधभक्तों की देश को जरूरत नहीं है। इसलिए जो बार बार ये है कि क्यों इस तरह के सेमिनार करने की जरूरत है। जो लोग जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं, शब्द हमने पुराने पकड़े हुए हैं। सरकार गुलामी का शब्द है। गुलामी के वक्त में कोई राजा है, कोई बड़ा गुंडा है या बड़ा किस तरह का है जो अत्याचार करता है, कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए उसको कहता है आप मेरी सरकार हो, मेरी जान बख्श दो। सरकार शब्द भी अपने आप में अपराध है लोकतंत्र के अंदर। इसका मैं पहले भी कई बार कह चुका, इसका मीनिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग देश में लोकतंत्र के हिसाब से भारत की मानवीय व्यवस्था, सरकार नहीं। सरकार में बू आती है तानाशाही की। और जो लोग हमारे इवन पार्लियामेंटेरियन भी हैं, एमएलए भी हैं या कुछ भी किसी भी पद पे हैं, वो भी उससे ग्रस्त हो जाते हैं उस मानसिकता से। बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन का, एमएलए का, मंत्रियों का व्यवहार देखेंगे, वो व्यवहार मानवीय नहीं होता। एक सामंती मानसिकता आ जाती है प्रिविलेज की। और मैं देश के सारे एमएलए, एमपीओं को और नेताओं को ये कहना भी चाहता हूं, एक और अपराध कर रहे हैं आप देश के साथ। किसी एमएलए को देखो, किसी एमपी को देखो, वो छोटी सी बात पे तड़क भड़क जाता है अगर उसकी इज्जत में, मान सम्मान में कमी आती है, अगर अधिकारी कर्मचारी उसकी बात नहीं सुनते तो। मगर यही एमएलए और एमपी लगातार रौंदते हैं इस देश के असली लोकतांत्रिक प्रहरियों को, जो सरपंच के रूप में है, पंच के रूप में है, जिला पार्षद के सदस्य हैं, ब्लॉक समिति के हैं। कभी इन्होंने सोचा नहीं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं, जनप्रतिनिधि, उन सबको प्रोटोकॉल में होना चाहिए। प्रोटोकॉल में कौन है? एमएलए से लेके एमपी तक, मंत्री तक, एक प्रोटोकॉल है देश के अंदर सामंतशाही का, किसके साथ कैसा व्यवहार हो। हम ये नहीं कहते उनकी इज्जत नहीं हो, इज्जत होनी चाहिए। और सरकारी कर्मचारी जो व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, उनको डायरेक्शन देने की उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता उनको अपना प्रतिनिधि बनाती है कि आप सिस्टम को ठीक रखिए, संभाल के रखिए इनको। मगर कोई भी राज्य सरकार, इवन कांग्रेस की भी, राहुल गांधी भी बार बार कहता है हमने भाई जनसंख्या वो करनी है, जनसंख्या जनगणना हमने करवा दी, हमने तेलंगाना में ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उनके पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, जब एक कानून बना था इस देश में, पंचायती राज व्यवस्था, और उस वक्त पंचायतों को अधिकार दिए थे जैसे राज्यों को अधिकार हैं, यूनियन को अलग अधिकार हैं कानून बनाने के और काम करने के, ऐसे ही निचले के सतर पे, रूट लेवल पे, ताकि लोकतंत्र देश में सबसे ज़्यादा मजबूत नीचे होना चाहिए। और देश के सरपंच पंच जो हैं आज भी सरकारी कर्मचारियों के गुलाम हैं। और ये एमएलए और एमपी तमाशा देख रहे हैं, सभी पार्टियों को मैं ये कह रहा हूँ। अगर लोकतंत्र मजबूत करना है तो प्रोटोकॉल, और किसी भी नीचे के नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, आपकी पंचायत हो, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, इनका प्रोटोकॉल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि किसी इलाके का एसएचओ प्रोटोकॉल में उसके यहाँ के सरपंच और ब्लॉक समिति के चेयरमैन से नीचे होना चाहिए, ताकि वो इमीडिएटली उसकी बात सुने। उनको किसी एमएलए और एमपी से फोन कराने की जरूरत ना पड़े, कंट्रोल में आएगा सिस्टम अगर ये प्रोटोकॉल दे दें। और रूट लेवल पे नेताओं को, बच्चों को, जो सरपंच पंच बनते हैं, उनको गनमैन नहीं चाहिए, वो उसी गांव में, उसी मोहल्ले में रहते हैं, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमएलए एमपी तो फिर भी राजधानियों में जाके बैठ जाते हैं, गनमैन मिल जाते हैं, पेंशन मिलती है, फैसिलिटी मिलती है। अगर देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो इस देश के सभी एमएलए एमपीओं के प्रति मेरा ये आह्वान है कि आपकी अगर नीयत साफ है, आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो इस देश के सरपंच पंच, जिला परिषद के मेंबर, ब्लॉक समिति, नगर पालिकाओं के जो असली सरकार है देश की, या जो असली जनप्रतिनिधि है, जो असली मानवीय व्यवस्था के प्रहरी हैं, उनका अफसरों द्वारा सस्पेंशन का जो कानून है हर देश में, पंचायती राज एक्ट जितने भी स्टेटों के हैं, सब के सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और वो गला घोट रखा उन्होंने लोकतंत्र का। अगर उनके पास वो सरकारी अधिकारी उनको सस्पेंड ना कर पाएं
तो फिर देखना, फिर किसी एमएलए एमपी को वो छोटे छोटे काम करने के लिए जनता उनके दरबारों पर नतमस्तक नहीं होगी जैसे राजाओं के दरबार पे होती है। अगर उनको सस्पेंड ना हो, फिर इतने युवा इस देश में सरपंच, पंच, पार्षद हैं, इतने लोग हैं, फिर किसी को इन पार्टियों के दफ्तरों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी राजधानियों में, दिल्ली में, क्योंकि सरपंच, पंच के लिए, पार्षद के लिए टिकट की जरूरत नहीं होती लोगों को। जिसका जो संपर्क अच्छा है वो जीतता है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी वहां जाके भी उनको गोद लेके अपने अपने पार्टीबाजी करते हैं, मगर कभी ध्यान नहीं दिया कि इनको भी प्रोटोकॉल की जरूरत है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि कभी भी सरकारी मुलाजिमों के मातहत नहीं होते। ये नंगा नाच देश के अंदर हो रहा है और इसके लिए सारे देश के एमएलए और एमपी जिम्मेवार हैं, हर पार्टी के जिम्मेवार हैं। अगर आप चाहते हैं, आज रिजर्वेशन भागीदारी नीचे सबसे ज़्यादा है, पंचायत लेवल पे, जिला परिषद में, ब्लॉक समिति में, महिलाओं की भी और हर समाज की, SC ST OBC की भी है। अगर आप वाकई समाज को मजबूत देखना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले इन जनप्रतिनिधियों को मजबूत करिए। देखो फिर तमाशा क्या होता है इस देश में और कैसे मानवीय व्यवस्था स्थापित होती है, कैसे भागीदारी होती है। फिर वही सरपंच, वही पंच, वही जिला परिषद के लोग उस सिस्टम को पकड़ लेंगे जो लोगों के साथ भेदभाव करता है। और साथियों, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जानबूझ के सारी व्यवस्था जो मानवीय व्यवस्था स्थापित होने, जैसे स्कूल है, यूपी में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और भी हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं, टीचर नहीं, सुविधा नहीं, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, जो लोग जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए बैठे हुए हैं उनके मानसिकता में शैतानियत है। वो देश के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो संविधान की हत्या कर रहे हैं। संविधान के तहत अगर संविधान उनको पता हो, शपथ सारे संविधान की लेते हैं ज़्यादातर। ये मुझे ये नहीं, यहाँ भी जो प्रतिनिधि बैठे हैं मैं उनको अन्यथा इसको ना लें। एमएलए एमपी को तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजों को भी मर्म का ज्ञान नहीं, संविधान चाहता क्या है और संवैधानिक फैसले क्या होते हैं। इससे कोई फड़के तो फड़के, हकीकत ये है। तो इसलिए सबसे पहले ये देखना है, 10वीं तक हर बच्चे को इस देश का, अपने अपने बच्चों को संविधान का ज्ञान जरूर दीजिए, उसकी समझ दीजिए, क्योंकि संविधान आपके पल पल, हर जिंदगी और मौत को कंट्रोल करता है। वहाँ पर वो रिलीजियस किताबें काम नहीं आती, वो आपकी निजी मैटर हैं, उसको आप कैसे पढ़ते हैं। मगर जो भी रिलीजियस किताब हमारे सोचने को, हमारे पंखों को उड़ान ना आने दे, हमारे को दकियानुसी बनाए, हमारे को डरावना बनाए, डरपोक बनाए, मैं कहता हूँ नपुंसक बनाए, इसलिए उनको चैलेंज करने की भी बात है, वो भी एक शिक्षा है। हमारे बुजुर्गों ने कोई बात कह दी, हम उसको मान रहे हैं बखूबी। हम अपने सब बुजुर्गों के प्रति इज्जत रखते हैं। इस धरती पे जितने भी हमारे से पहली पीढ़ी के लोग हुए, पूरी धरती पे हम सब उनके प्रति, हम सब की श्रद्धा और इज्जत होनी ही चाहिए। मगर बुजुर्गों को जो ज्ञान था, उनको तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आदमी उड़ेगा, जहाज में चलेगा। उनको सपने में भी नहीं पता होगा कि यहाँ बैठा बैठा फोटो भी देखा और अमेरिका में अपने बच्चों से बात करेगा, किसी को नहीं पता था। और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, इसलिए हमें उनको नए तरीके से इंटरप्रेट करना है अपने ग्रंथ, कथा, कहानियों को। जो भी लोग रिलीजियस चीज़ों में भी शामिल हैं, उनको भी अपना खुला दिमाग रखना चाहिए। उन रिलीजियस बातों को हमने आज के अस्तित्व के साथ, आज की रियलिटी के साथ तालमेल करके उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। और ये सारा सब रिलीजियस लोगों की जिम्मेदारी है, वो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, कोई भी हो, क्यों आखिरकार हमारा सबका मकसद है पूरी धरती पे मानव जाति में भाईचारा। पूरी धरती पे अगर कोई पूरी धरती की बात नहीं करता, पूरी मानव जाति की नहीं बात करता, तो फिर वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो सांप्रदायिक ग्रंथ है। ये भी नोट कर लो, क्लियर कट, इसमें कोई वो नहीं है। अगर तुम कोई ऐसा मंत्र इसलिए पढ़ना चाहते हो या किसी किताब को जानबूझ के इस तरह से करते हो कि भाई इससे दूसरे फड़केंगे, इससे वोट की राजनीति हो जाएगी, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, क्रिश्चियन हिंदू हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, इनसे ज़्यादा बड़े आतंकवादी मानसिकता कोई नहीं है देश में, कोई भी है, वो किसी भी रूप में हो सकता है।
जो भी आदमी और आदमी को बांटने की बात करता है वो धार्मिक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और किसी भी धार्मिक किताब का अगर उसको हम धार्मिक किताब का दर्जा देते हैं, उसकी हर चीज़ का मतलब अगर हम ये निकालें कि पूरी मानव जाति को जोड़ने के लिए, तो मतलब ठीक है। अगर उसका मतलब हम बांट के निकालना चाहते हैं तो हम मतलब निकालने वाला भी बेवकूफ़ है, ना समझ है, अज्ञानी है। वो ठेकेदारी ना ले कि मैं इस धर्म का प्रवक्ता हूँ या मैं इस धर्म के ज़्यादा मुझे नॉलेज है किताबों की। कोई भी किताब का मकसद कहीं ना कहीं अच्छा ही रहा, तो उस मकसद को बताने की ड्यूटी आज की पीढ़ी की है। उसको इंटरप्रिटेशन, जैसे संविधान को भी तो इंटरप्रिटेशन रोज करते हैं, बार बार फैसले क्यों बदलते हैं। और इस देश की संविधान भी एक सबसे बड़ी धार्मिक किताब है, वो आप लोगों ने लिखी है, हमारे ही बुजुर्गों ने लिखी है। और आप ही एमपी बन के पार्लियामेंट में, विधानसभा में एमएलए बन के, आप और आपके बच्चे या आपका कोई जानकार वही उसको ठीक करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया को, खाली यूएन बनाने से काम नहीं चलेगा, पूरी दुनिया को जोड़ना है। साइंस हमारे से आगे है, साइंस ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया मोबाइल के जरिए। आप एक दूसरे देश को वीजे पे रोक लगाते हो, भारत पाकिस्तान करते हो, बदमाशियां करते हो, पड़ोसी से सौहार्द बनाने में कामयाब नहीं आप लोग। और साइंस इंडिया और पाकिस्तान वाले की रोज व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे बात कराता है, उसके बावजूद, सरकारों की बदमाशियों के बावजूद। तो साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए और उस व्यवस्था में सबकी भागीदारी हो, सुनिश्चित हो। जैसे घर में सबकी भागीदारी होती है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, मगर उसमें ये नहीं है कि तुम्हें ये काम करना, तुम सफाई तुम ही करोगे बस, ये दिस इज रॉन्ग। और साथियों, ये बिल्कुल सही लिखा है। इकोनॉमिकल इनजस्टिस खास तौर पे इस देश के अंदर वाल्मीकि समाज के साथ सबसे भयंकर इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा है। किस नाम पे? कि आज तक भी सुप्रीम कोर्ट भी और सारे नेता भी, सारी सरकारें भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाई और सफाई के काम को क्या लिख दिया? अनस्किल्ड लेबर। और उस अनस्किल्ड की वजह से हमारा कोई भी सफाई कर्मचारी भाई जिस तनख्वाह पे लगता है बूढ़ा हो जाता है, उसकी ना प्रमोशन है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, क्योंकि आजकल तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, ठेकेदारी। जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लोग के लेबर जाती थी कई देशों में इसलिए इंडियन है कि उनको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह से ले जाया गया था। कई देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ से इंडिया के लोगों को, और बिहार और यूपी के ज़्यादा लोग उसमें हैं, जिनको गन्ने की खेती से या किस तरह कई तरह के कामों से, कोई चाय के बागान में काम करने के लिए ले जाया गया। वही प्रथा है ये इंडिया में लागू कर दी इन्होंने। अस्पताल के अंदर सफाई करना कितना मुश्किल काम है, कितने इन्फेक्शन होते हैं। और सफाई करना केवल और केवल अनस्किल्ड लेबर ये होती है। अगर मैं खड़ा होकर ये कहूँ इस डाइस को इधर सरका दो भाई, ताकत लगा के, किसी ने ताकत, उसकी ये जिम्मेवारी नहीं है पड़ेगी या नहीं है, वो काम मेरा है सुपरवाइजर का, मैं देखूँ उसको गिरे ना, वो उसको अप्लाई करने की, उसको सिर्फ ताकत अप्लाई करनी है, उसको कहते हैं अनस्किल्ड। क्या सफाई में खाली ताकत यूज होती है? कहाँ पे कैसे सफाई करनी है? अस्पताल में क्या खाली ताकत यूज होती है सफाई करने में? अकल इस्तेमाल होती है, कैसे करनी है, कौन सी वेस्ट कहाँ डालनी है। हम घर में भी जब सफाई करते हैं अपने खुद घर में, कैसे नीचे से सफाई करनी है, बेड के नीचे ऊपर कैसे करनी है, बर्तन को कैसे साफ करना है। तो ये सबसे बड़ा अपराध इस देश की सरकार और कानून कर रहा है सफाई कर्मचारियों के साथ इस देश के अंदर। इसलिए वो इकोनॉमिकल इनजस्टिस हो रहा है, जानबूझ के लोगों को गरीब रखा जा रहा है। दिल्ली में दुनिया भर की नौकरी, इतनी पोस्ट हैं खाली, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर से, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का असली मकसद ये है जो टेम्परेरी काम होता है उसी में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखी जा सकती है। भाई हमारे पास परमानेंट काम नहीं है, घर पे कोई काम है, कभी हमारा एसी खराब हो गया, कभी हम किसी साथी को बुला लेते हैं, भैया ठीक कर दो। अगर सफाई का काम है या रोटी बनाने का काम है जो परमानेंट है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं रख सकते सरकार। वो एक परमानेंट नेचर का काम है, वहाँ जो आदमी काम करता है उसका तजुर्बा भी होता है, उसके साथ उसको प्रमोशन भी देना होता है। अगर दिल्ली में जितनी सफाई कर्मचारी कोई पोस्ट हैं खाली हजारों हजार, अगर नीयत साफ होती और वहाँ लोगों को रेगुलर भरते, जो सीनियर लोग थे उनको रेगुलर करते, वही 10
15,000 की बजाय उनके घरों में 50,000 या उससे ज़्यादा पैसे जाते तो कितना विकास होता, कितने घरों पे लाली छाती और कितने बच्चे आगे बढ़ते, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इसलिए देश में लोगों को जानबूझ के गरीब रखने का एक षड्यंत्र जारी है और उसमें सारी सरकारें कहीं ना कहीं आज तक शामिल रही हैं, जो खुल के इन बातों को कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए देश में अब जरूरत है ड्रास्टिक स्टेप उठाने की। 75-80 साल से हम देख चुके हैं। एक तो अभी भी आज एक बच्चा स्कूल का 10वीं तक के बच्चे को तो ये ज्ञान होना चाहिए कि 140-45 करोड़ लोग जितने हैं वो मेरे परिवार के हिस्से हैं। अगर उसकी समझ 10वीं की सर्टिफिकेट के साथ ये नहीं हुई तो शिक्षा अधूरी है, शिक्षा में बेईमानी चल रही है और शिक्षा एक फ्रॉड है। और कॉलेज के स्टूडेंट को तो ये पता चल जाना चाहिए 700 करोड़ धरती पे रहने वाले लोग मेरे जैसे हैं और हम सबको इकट्ठे रहना इस धरती पे, इसका नाश नहीं करना। ये खदान लेके बेचारे उनको आदिवासियों को, आदिवासी अलग हैं, फार्मर अलग हैं, एससी अलग हैं, ओबीसी अलग हैं, वो सारा मामला एक ही है। ये जो विक्टिम है, शोषण जिसका हो रहा है, कितने लोगों को मारा गया। मैं वहाँ गया था, मेरे को भी जाने का मौका मिला आदिवासी इलाके में। एक गांव के बाहर ऐसे बना हुआ है जहाँ 20, 30, 50 लोग इसी वजह से हत्याएं जिनकी हुई हैं हमारी अपनी फोर्सेस की गोलियों से, उनको नक्सलवादी बता के। कोई आदमी अपने हक की बात करे वो नक्सलवादी होता क्या? वो राजशाही में नक्सलवादी हो सकता है, लोकतंत्र में इस देश में एक भी नक्सलवादी नहीं है। ये जो डाटे हैं या इस तरह का शब्द जो यूज हो रहा है ये अपने आप में बेईमानी है। जब कोई सिख अपने हक की बात उठाता है तो उसको कहते हैं कि ये तो खालिस्तानी है। कोई आदमी बात उठाता है तो सबसे आसान शब्द है मुसलमान के लिए ये टेररिस्ट। तो ये सारी बदमाशी कहाँ से आ रही है? इसलिए कोई भी ऐसी कथा कहानी किताब भी जिसको हमने चोला पहना रखा है धार्मिकता का, वो सांप्रदायिक है, मैं तो सांप्रदायिक नहीं कहूँगा, अमानवीय है। जिस भी कथा कहानी में, जिस भी किताब में मानव जाति को अलग चश्मे से देखा जाता है या देखा जा रहा है, वो सारी की सारी देश की दुश्मन किताबें हैं, मानव जाति की दुश्मन हैं। और उन किताबों का प्रचार प्रसार जो भी कर रहा है इस देश के अंदर वो असली आतंकवादी है। कोई भी धार्मिक किताबें मानव जाति को जोड़ने के लिए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। जो उनको कोट करता है लोगों को तोड़ने में, विभाजन करने में, वो इस देश के एक नंबर के दुश्मन है। वो कहीं भी हो सकता है। और इस देश की जुडिशरी को मजबूत होने की जरूरत है। जुडिशरी को जितना मजबूत होना चाहिए, जुडिशरी ने अभी तक हमारे सर्वे के हिसाब से 5-10% ईमानदारी से संविधान के हिसाब से काम किया है। अभी 90% काम बाकी है। अगर नीयत साफ से संविधान के चश्मे से अगर काम करें तो इस देश की जो दुर्दशा आज है ये नहीं होती। हमारे लोग ज़मीनें बेच के इधर उधर, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर के देशों में जा रहे हैं। वहाँ देख के लोगों को लगता है बड़ी सफाई है, बड़ा ट्रैफिक नियम ये है वो है। अरे वहाँ है तो हम यहाँ नहीं कर सकते क्या? अब सबको जुट के इस देश के अंदर उसी तरह का एक सिस्टम लागू करना है जो इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, इतना बेहतर। और वो बंधुता पे आधारित और भाईचारे पे आधारित। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रेटर्निटी बनी रहे देश के अंदर। तो साथियों, इसी बात के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू।